आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मिस्टर महेश भट्ट साहब। सर नमस्कार। Oh, so nice to see you. Welcome to our show. Thank you. महेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे नए टैलेंट को आपने पहचान दिलाई है और इस बार जो आप वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं पहचान, उसकी हमें बड़ी खुशी है। मैं तो जानता हूँ वो किस बारे में है और हमारे दर्शक जो हैं अभी तक वाकिफ नहीं है, सो मैं चाहता हूँ कि आप खुद बताएं कि किस बारे में है ये सीरीज। पहचान का जन्म इस शख्स से हुआ जिसका नाम है विनय भारद्वाज और उसको बुना है श्रीता जी ने और हमारे सरदार भाई जो मुस्कुरा रहे हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया इसके मेकिंग में। हम फिक्शन की दुनिया से जुड़े हुए हैं मगर ये ऐसे लोगों की जिंदगी में हमने झांका जिन्होंने हमें बिल्कुल नया बना दिया। ऐसा लगा कि जहन में जितने जाले थे, जंग थे, सब कुछ धुल गए। कपिल मुल्क की हिस्ट्री जो है लोगों की कहानियों से बनती है जी। ये वो लोग हैं जिनकी कहानियों को मैंने जब करीब से देखा तो मुझे अपने अज्ञानी होने का बहुत गहरा एहसास हुआ कि मुझे लगता था कि मैं बहुत जानता हूं अपने मुल्क के बारे में, अपने लोगों के बारे में, मगर इन लोगों के करीब जाकर, इनकी धड़कनों को सुनकर, इनकी जद्दोजहद को सुनकर मुझे लगा जैसे मैं नया हो गया हूं। तो एक तरह से मुझे इन्होंने एक पूर्ण जन्म दिया और ये पहचान जो है, पहला इसका जो चैप्टर है ये हमारे सिख भाइयों को सेलिब्रेट करती है और आहिस्ता आहिस्ता हम इस मुल्क के सारे स्पेसेस में उतरेंगे और वहाँ के जो अनसंग हीरोज हैं जिन पे आर्कलाइट्स जाती नहीं हैं, तो उसके तरफ जब हम नज़र डालते हैं तो मैं आपका आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू दैट यू आर सेलिब्रेटिंग पीपल हु बिलोंग टू अ वर्ल्ड जहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऐसा होता है जो आपको देखकर आप हैरान हो जाते हैं कि ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में। ये उनकी कहानी है, हमारी मुल्क की पहचान है ये। वाह क्या बात। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस सीरीज में 16 महान शख्सियतों को लेकर 16 एपिसोड बनाए गए हैं। सर कैसे चुना गया इन 16 लोगों को, इन 16 शख्सियतों को? ये हमारे विनय जी ने चुना है, तो मेरे ख्याल में इसके बारे में विस्तार से यही बताएंगे, मगर हमने एक अपना एक तरीका अपनाया जिसके ज़रिए हमने अलग अलग मुख्तलिफ स्पेसेस से जी। जैसे स्पोर्ट्स के एरिया से लिया हमने, फिर सोशल एक्टिविज्म के स्पेस से लिया किसी को, और फिर किसी को हमने जो ज़मीन से जुड़कर जो काम करते हैं उनसे लिया, और एंटरटेनमेंट के स्पेस से भी एक शख्स है जो जुड़ा तो हमारे स्पेस से है मगर सोशल कंट्रीब्यूशन भी उनका बहुत है। आज आप उनसे मिलेंगे। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, अब वक्त है इस शो से जुड़ी 4 महान शख्सियतों को यहाँ पे आमंत्रित करने का। सो प्लीज वेलकम पटियाला की रॉयल फैमिली से द किंग शूटर राजा रणधीर सिंह, सरदार एसपी सिंह ओबरॉय साहब, डॉक्टर राजिंदर सिंह चड्ढा साहब और सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा साहब। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे शो पे मौजूद है और समाज सेवा के क्षेत्र में जो इन लोगों का, इन हस्तियों का, इन शख्सियतों का जो योगदान है उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आइए सर प्लीज विराजमान हो जाइए। तो मैं पहले दर्शकों को बता दूं कि राजा रणधीर सिंह साहब जो हैं ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में शूटिंग के लिए गोल्ड मेडल जीता था। जोरदार तालियां। राजा साहब आप रॉयल फैमिली से हैं, चाहते तो बैठ के आराम से एंजॉय करते, अपनी जगह 2 बंदों को रख लेते कि जाओ तुम शूटिंग करके आओ। फिर भी आपके दिमाग में कब आया कि मुझे बंदूक उठा के देश के लिए खेलना है? मेरे घर में, फैमिली में लोगों को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। जी।
तो सारे के सारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहे। तो मेरी गेम वैसे बेसिकली क्रिकेट थी, अच्छा जी। पर फिर मैं आके मैंने कंपटीशन शूट करा, तो उसमें आई रिप्रेजेंटेड कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मैंने हिंदुस्तान के लिए बंदूक चलाई। तो अच्छा मैं मेरी शूटिंग में चेंज हो गई और क्रिकेट से बच गए। तो अच्छा। क्रिकेट में ऐसे बच गए, ऊपर नीचे जो भागना पड़ता था वो नहीं, गए शूटिंग रेंज बंदूक चलाई आ गए। सो उसमें वो सहूलियत तो रही। तो काम भी आपने रॉयल वाला ही चुना कि बैठ के आराम से गोली चलाओ और बैठ जाओ, है? हाँ, मैं खड़े रहो स्टेज पे जाकर, उस पे स्टैंड पे खड़े हो, बंदूक चलाओ। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें पटियाला रियासत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया। तो उसमें एक चैप्टर था जिसमें ये बताया कि महाराजा पटियाला जो थे, उस समय जब अंग्रेजों के साथ मैच हुआ तो बोलते उन्होंने अपनी टीम को कहा कि ये जो गोरे आ रहे हैं इनको दबा के पिलाओ और खुद दो ही लगाना, ताकि ये सुबह हैंगओवर में खेलें और हम जीत जाए। सर ऐसा होता था? सही बात, सही बात। कई बार ओह, हमारे पटियाला में 2 उस्ताद थे, उस्ताद चांद खां, उस्ताद मोहम्मद खां। अच्छा जी। तो उनको मेरे दादा का किस्सा है। जी जी। तो मेरे दादा ने बुलवाया उनको, उनका देखो ये अगर ये सवेरे जीत गया सालो तुम्हारे गोली मार दूंगा। तो उन्होंने कहा ये जीत कर नहीं जाए। अच्छा जी। तो उन्होंने इंग्लिश शब्दों से ठुमरी दादरा की रिकॉर्डिंग करवाई। अच्छा जी। हाँ, तो उनसे रात भर ये पहले रियाज हुआ और फिर जब वो टीम प्रैक्टिस करके आई शाम को, तो ये रात भर मुजरा हुआ, वो गाना होता रहा। और ये वो अंग्रेजी शब्द थे, तो वो अंग्रेजी तो समझ ही रहे थे क्या हो रहा है। हाँ। पर वो नाच देखते रहे। तो सुबह जब वो बॉलर उठ के बॉलिंग करने गया, उसे 3 सेट विकेट्स के दिखे। तो उसे ये नहीं हुआ कि मैं इस पे बॉल करूँ उस पे करूँ, तो हम जीत ही गए ऑटोमेटिकली। वाह। एसपी सिंह साहब, ओबरॉय साहब, सर दुनिया आपको सेवियर सिंह के नाम से बुलाती है। हमने आपके बारे में पढ़ा, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं। तो सर मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि सेवियर सिंह के नाम से लोग आपको क्यों बुलाते हैं? कपिल जी, जैसे आप सब जानते हो कि एक न्यूज़ आई थी 2010 में कि 17 भारतीयों को एक पाकिस्तानी नागरिक मिशरी खान के कत्ल के केस में फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। अच्छा जी। वो केस है मैंने अपने हाथ में लेकर मैंने 3 साल केस लड़ा वो। अच्छा जी। और उन 17 लोगों की फांसी मैंने उस टाइम में $1.4 मिलियन मेरे को अदा करने पड़े। अच्छा जी। और उनकी फांसी माफ़ करके मैं उनको दरबार साहब लेके आया। वाह। उसके बाद तो एक बार 10 लोग थे जिनको फांसी की सज़ा हुई थी अलैन में। तो उनका मैं केस लड़ा, पाकिस्तान का ही मर्डर था वो भाई। तो वो भी केस मैंने विन किया। अच्छा जी। पैसे दिए, जो भी ब्लड मनी देनी थी वो देने के बाद तो वहाँ हमारे एक जो गल्फ न्यूज़ पेपर है, तो नेक्स्ट डे पूरे फ्रंट पेज पे फ़ोटो आई सारी। तो उसमें उस लड़की थी एक शर्मिला। अच्छा जी। तो उसने लिखा सेवियर सिंह। अच्छा जी। वो समझ नहीं आई पहले। फिर मैंने पूछा, मैं कहा सेवियर सिंह? कहते सेवियर मीन्स आप लोगों की जान बचाते हो। मैं कहा चलो जान तो सिर्फ भगवान बचाता है। एक जरिया बनाया मेरे को कि उन्होंने कि चल भाई आगे हो, ड्यूटी लगती है किसी ना किसी की। बिल्कुल। सो ड्यूटी निभा रहा हूँ मैं। तो उसमें फिर मेरे को बताया, कहते एक अपनी खास चीज़ देखी इसमें। मैं कहा इसीलिए पूछ रहा हूँ। उसने लिखा था सेव करके, उस पर बीच रेड कलर का 10 डाल दिया। अच्छा जी। सेवियर। वाह। सो उसका बन गया सेवियर। एक्चुअली सेव 10 पीपल थे वो। वाह, वो उसने बनाया। क्या बात है। तो जैसे 17 से स्टार्ट हुआ, तो आज की डेट में 117 लोगों की फांसी माफ़ हो चुकी है। वाह, क्या और बात है। सबसे बड़ी बात क्या है कि सिर्फ टर्बन से के लिए काम नहीं किया मैंने। हाँ, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी हैं। इवन बांग्लादेश के 5 लड़के थे, पाकिस्तान के 16 लड़के थे जिनकी फिलीपींस के भी कुछ लोग हैं। फिलीपीन की लेडी वाह। थी, वो थी, श्रीलंका का था। क्या बात है। और हमने ये भी सुना है कि अपनी कमाई का 98% जो हिस्सा है ओबरॉय साहब जो हैं वो डोनेट कर चुके हैं ऐसी चैरिटी के लिए। ये बहुत बहुत बड़ी बात है सर। और सर और एक तो आपने इतने सारे लोगों को जो है विदेशी जेलों से बचाया, और उसके अलावा आपकी जो संस्था है, या आप किन किन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं? देखो, एक तो चलो ये हो गया, फांसी की सज़ा माफ़ हुई। दूसरा, हमारे कोई 1000 के ऊपर ऐसे लड़के थे जिनको सज़ा हुई थी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की, लेकिन 4-4 साल से जेलों में बैठे हुए थे। अच्छा जी। उनके पास पासपोर्ट नहीं थे, उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे। फिर मैंने इंडिया गवर्नमेंट के साथ मिलकर, इंडियन कॉन्सुलेट, इंडियन एम्बेसी को बोलकर लिस्टें सारी तैयार हुई और पासपोर्ट इन्होंने बना दिए, वाइट पासपोर्ट जिसको बोलते हैं, आउट पास। तो वहाँ मैंने काउंटर खोल दिए थे 2, और वहाँ मेरी इंस्ट्रक्शन थी कि मैं यहाँ हूँ या नहीं। जिस आदमी के पेपर क्लियर हो गए कि ये जा सकता है, तो काउंटर पे जाए और मेरे नाम पे टिकट ले ले। एवरी मंथ में मैं उनको पे कर देता था।
तो वो 1000 आदमी वो निकला। क्या बात है सर। फिर एक बार क्या हुआ कि मेरे को इंडियन कॉन्सुलेट ने कोई 3 साल पहले, 3-3.5 साल पहले उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि राय साहब, पंजाब का एक लड़का है जो लवारस डेड बॉडी मिली उसकी, तो उसके फिंगरप्रिंट लिए गए, एड्रेस मिला, तो मैंने ढूंढा पंजाब में, तो उसको फिर मैं टिकट वीज़ा देकर मैं उनको लेके आया शनाख्त कराने के लिए। वो जो सीन था ना, मैं फर्स्ट टाइम गया था कि मोर्चरी में गया, जहाँ की 3-3, 4-4 बर्थ हैं और सब डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। पहले दिन तो मेरे को लगा, फर्स्ट टाइम जब मैं देखा कि सब डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, तो दिल को कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद रूटीन बन गई, तो वो डेड बॉडी लाए, फिर ये काम शुरू हो गया। फिर जिसको किसी की डेथ होती थी तो बोलते थे उबराई को बोलो डेड बॉडी आ जाएगी। अभी आज भी एक डेड बॉडी आई है, तो 309 डेड बॉडीज जो है वो वहाँ से मैं लेके आ चुका हूँ अभी तक। अच्छा जी। डेड बॉडी लाकर फिर उनके घर में जाते हैं, संस्कार किया जाता है। संस्कार करके हम छोड़ते नहीं, फिर उनकी देखते हैं कि फैमिली की क्या कंडीशन क्या है, कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो उसके हिसाब से अगर लड़कियाँ उनकी ज़्यादा और कोई कमाई का साधन नहीं है, तो फिर 3 साल की लड़की है या 7 साल की या 8 साल की, तो उनको जो छोटी लड़की है उसको 1 लाख रुपया, बड़ी को 2 लाख, 4 लाख, ऐसे उसको 15-20 साल के लिए उसकी FDR करा देते हैं। और साथ में साथ जो विडो हो गई है उसको पेंशन लगा देते हैं। तो जितनी भी आज तक डेड बॉडीज आई हैं सबकी जहाँ पेंशन लगी हुई है, जहाँ उनकी FDR वगैरह हुई है। तो ये जो है दुबई के सर, कारण क्या सैल्यूट है आपको सर, क्या बात है। राजिंदर सिंह चड्ढा साहब, इनके लिए पहले जोरदार तालियां हो जाएं। पैंडेमिक में जब सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, इनकी NGO जो है दिल से सेवा जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही थी। सर, कितना मुश्किल था आपके लिए या आपकी NGO के लिए, कैसे संभाला आपने उस वक्त को? सर मुश्किल तो नहीं था इतना, बट बेसिकली उसमें सिरसा साहब ने भी मेरे को प्रोत्साहन दिया था जरूरत करने के लिए जी। तो बट मैं फ्रंट में नहीं आता कभी, ना ही मैं उस वक्त भी फ्रंट में ज़्यादा आया था, क्योंकि अगर मैं फ्रंट में आकर किसी को बताऊँ ना मैंने किसी के लिए कुछ किया है, मेरे अंदर अपने आप हीन भावना आ जाती है। तो मैं इस करके ओपनली क्या बताऊँ उसके लिए, मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। बस सर, जो लोगों की दुआएं मिली ना आपको, और उल्टा मुझे तो ये लगता है कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो ये लोगों के सामने आना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं। जैसे अगर सिरसा साहब की बात करें तो मैं इनके साथ सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हूँ, तो मैं हमेशा सिरसा साहब देखता रहता था जब ये कोरोना का बुरा दौर शुरू हुआ था, बुरा दौर ही कह सकते हैं बिकॉज वर्ल्ड वाइड पूरे लोग दुखी थे, और बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों की सिरसा साहब जो है, इनकी जो टीम है, बहुत हेल्प कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि सर आप बताएं, आपको उस समय क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे आपकी टीम ने ये काम किया? कपिल जी, पहली बात, जिसके नाम के साथ सिख लिखा गया उसको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। क्या बात है। वाह। तो परमात्मा जब मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं उनको खात्मा करने के लिए तो सिख को भेजता है, तो इसलिए कभी हमें ऐसी सिचुएशन नहीं आई। हाँ, ये जरूर है कि कभी दुनिया में किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हालात थे जब पूरी दुनिया इससे ग्रस्त हो गई, और डर इतना ज़्यादा था। आप भी डरते हो गए यकीनी तौर पर कोरोना से? हाँ, अभी भी डर लगता है मेरे। तो कपिल जी, डर ऐसा था कि एक तो नई बीमारी थी, तो इतना डर और इतना खौफ था। उस खौफ में लोगों को ये मनाना कि हम कुछ करें, ये भी अपने आप में चैलेंज, बहुत बड़ा टास्क था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था। तो मैं विद द ग्रेस ऑफ गॉड तब दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मुख्य सेवादार प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा था, और मेरे लिए चैलेंज इसलिए बड़ा था कि अगर प्रेसिडेंट ही छुप जाएगा तो फिर बाकी क्या करेंगे। बिल्कुल। तो जो सबसे बड़ा उस वक्त चैलेंज ये था कि भाई किससे रसद कहाँ से आई, किससे बात करें, सामान लाने के लिए कौन, ले जाने के लिए कौन, बनाने के लिए कौन, कैसे करें। और ये भी 550 साल से कभी नहीं हुआ क्योंकि गुरुद्वारा बंद हो। गुरुद्वारा नहीं बंद हो सकता, बिल्कुल। दुनिया की हर चीज बंद हो सकती है, पर गुरुद्वारा एक ऐसी चीज है वो कभी बंद नहीं हो सकती। तो ऐसे वक्त में लोगों के तक खाना पहुंचाना, लंगर पहुंचाना, करते करते 4 दिन के अंदर अंदर 2.25 लाख लोगों को रोज खाना बनकर उनके घर तक गया विद इन 4 डेज। और कपिल जी, फिर एक सिचुएशन ये आ गई कि हम लोग खुदगर्ज भी हैं, इंसान है, तो इंसान तो बना ही खुदगर्जी के साथ है। जो लोग पिछले 10 साल से किराया ले रहे थे डॉक्टरों से, नर्सेस से, अचानक उनको किराया बुरा लगने लग पड़ा, क्योंकि उनको लगा रही डॉक्टर नर्स घर आएगी तो मर जाएंगे। तो एकदम से अचानक से 3-4 नर्सेस और एक डॉक्टर आए, बोले जी हमारे लिए तो प्रॉब्लम होगी कि आपका खाना तो हमारे हॉस्पिटल में पहुंच रहा है, हमारे पास तो सोने को जगह नहीं है। हमने कहा वो क्यों नहीं है? तो बोले जी ये नर्सेस जहाँ किराए पे रहती थी
उन्होंने घर को ताला लगा दिया। माय गॉड। तो फिर हमने उसी दिन 300 अपने कमरे जो हैं डॉक्टर्स के रहने के लिए, हॉस्पिटल के जो स्टाफ था उनके रहने के लिए, नर्सिस के लिए, उनका अलग से खाने का प्रबंध, ताकि वो भी इन्फेक्टेड ना हो, और वहाँ पे भी हमारे सेवादार, और लगातार हमने 300 लोगों को एम्स का, सफदरजंग, RML, ये सभी जितने बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हो रहा था, उन सब के डॉक्टर और नर्सिस भी हमने संभाले वहाँ। वाह, क्या बात। सर एक छोटा सा किस्सा याद आ गया मुझे। सर कनाडा में एक केस हुआ। केस क्या हुआ कि एक गोरा था, उसने कहीं चोरी कर ली और अदालत में केस गया, और जो जज थी वो भी गोरी थी। तो उन्होंने बोला कि क्या चोरी किया? उसने बोला जी मैंने ब्रेड चोरी करी है। अब वहां पे तो आपको पता है इन चीजों के लिए भी केस हो जाते हैं, पकड़ा गया वो। उसने एक बात बोली, अपनी स्टेटमेंट दी जब उसको छोड़ दिया, कहती नेक्स्ट टाइम, इंग्लिश में बोला उसने, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। उसने यह कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारे पास कभी पैसे नहीं है और तुम्हें खाना खाना है तो चोरी मत करना, पता करना कि कहीं आसपास गुरुद्वारा साहब है। और ये आप सोचिए हमारे गुरुओं की शिक्षाएं, उन्होंने जो बोला कि आप पंगत में बैठ के सारी संगत लंगर खाए, और ये इसका इम्पैक्ट कहां पड़ रहा है सात समंदर पार। क्या बात। जो आप सब ने सर योगदान दिया है वो बड़ा ही काबिले तारीफ है, और बड़ी दिल से दुआएं हैं आप सबके लिए। अच्छा, पहचान सीरीज के राइटर प्रबलिन जी, डायरेक्टर श्रीता सेन जी, और हमारे प्रोड्यूसर विनय भारद्वाज यहाँ पे बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि सर पहचान के बारे में थोड़ी और रोशनी डालें, हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो सत श्री अकाल। इस प्रोग्राम को करने के बाद से एक बात समझ आ गई सर कि पैंडेमिक में जो हमने रियल हीरोज देखे सड़कों पे, गुरुद्वारों में, बाहर, जहाँ कोई जाने को तैयार नहीं था, तो लगा इससे बड़ी कोई कहानी नहीं हो सकती। तो एक कहानी की तलाश में जब मेरे पास प्रबलिन सिंह जी की एक किताब आई, मोस्ट प्रोमिनेंट सिख ऑफ इंडिया, उस किताब के ज़रिए जब ये कहानियाँ सुनी तो आई गॉट सो फैसिनेटेड। और मैं भट्ट साहब के साथ 12 साल से गुरु मानता हूँ और इनको फॉलो करता हूँ, और तो मुझे लगा कि ऐसी कहानी को बताने के लिए कोई ऐसा इंसान ही होना चाहिए जिसकी बात को दुनिया समझ आए, कि अनबायस्ड बात हो। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो कहानियाँ मैंने जब भट्ट साहब को बताई, उसको सुनकर भट्ट साहब ने जो मुझे बोला कि इसको करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नीयत वाली टीम। एक भी इंसान इसमें दूसरी नीयत का होगा तो ये बन नहीं पाएगा, ये गुरुद्वारे वाला काम है। तो धीरे धीरे प्रबलिन जी से शुरुआत हुई। मैं थैंक यू करता हूँ उस किताब का जो मेरे पास आई, और गुरुजी ने मेरी सेवा लगाई, और उसके बाद भट्ट साहब ने हाँ की, फिर डायरेक्टर हमारी सुनीता जी ने इसको लीड किया, और 16 ऐसी कहानियाँ हम आपके सामने लेके आएंगे जिन्होंने सब कुछ किया मगर जताया नहीं। तो ये एक टाइम है हमारा कि हम एक्नॉलेज करें और शुक्रिया अदा करें आप सबका, जो इन सिखों ने हमारे लिए किया है और सब कम्युनिटी के लिए किया है। ये चैप्टर 1 है। इसके बाद और भी बहुत सुंदर कहानियाँ हमारे देश की पहचान, संस्कृति की, वो हम लेके आएंगे, और लेड बाय भट्ट साहब। तो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे वाहिगुरु ने इस ड्यूटी पे लगाया, और शुरुआत सिखों से हो रही है। वाह। सुनीता सेन जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इस शो की सबसे यूनिक बात है कि ये ऑटोमेटिकली मैजिकली कुछ हो रहा है। हम लोग कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ प्री प्लान्ड है, वाहेगुरु करवा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। और मुझे लगा कि पैंडेमिक मॉरल वैल्यूज़ की है, तो आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, डिजीज़ चली जाएगी लेकिन मॉरल वैल्यूज़, मॉरल कंपस वो दुनिया ढूंढ रही है। तो हम लोग रियल हीरोज़ को छोड़ के रियल हीरोज़ को ढूंढने निकले हैं। मेरी खुद एक 13 साल की बच्ची है, एक 19 साल का बेटा है। So I don't want to give them real heroes anymore. I want to give them a total asset of real life heroes from my own country. बहुत ही खूबसूरत बात है। पाजी, आप क्या कहना चाहोगे? सर, इस शो का जन्म 2 तरीकों से हुआ है, एक इंसिडेंटल और एक स्पिरिचुअल। अच्छा जी। 2018 में मेरी बुक आई प्रोमिनेंट सिक्स ऑफ इंडिया। 2020 में मेरे को विनय का फ़ोन आता है कि मैंने पटियाला में गुरुद्वारा दुख निवारण साहब और काली देवी के मंदिर में माथा टेकना है। अच्छा जी। तो आप मेरी हेल्प करो। ये आए, ये माथा टेक के मेरे ऑफिस में आ जाते हैं। तो ये कहते मैंने फेसबुक पे देखा था, आप मेरी बुक की कॉपी देंगे एक? मैंने इनको बुक दी, इनको बड़ी अच्छी लगी। तो ये जो शो है हमने डेडिकेट भी किया गुरु तेग बहादुर साहब के जो 400 साल चल रहा है उसमें। अच्छा। और विनय ने जाके जब भट्ट साहब को दिखाया तो भट्ट साहब की कंसेंट देना मेरे लिए एक बड़ी गर्व की बात थी कि उन्होंने कहा कि मैं इस पे शो बनाऊंगा। और ये शो बनता रहा। क्या ऐसी शक्ति थी कपिल जी, मैं सुबह 3 बजे उठता था, 4 बजे मैं एयरपोर्ट चला जाता था, 6:15 की फ़्लाइट होती थी चंडीगढ़ टू बॉम्बे में, सारा काम करके भट्ट साहब की इतना एनर्जी इन्होंने दी
मैं शाम को फिर 11:30 बजे वापस पटियाला पहुंच जाता था। वाह। वो पीछे कोई ऐसी शक्ति काम कर रही गुरु थी, महाराज करवा रहे हैं जी। सब गुरु महाराज ने करवाया और आज ये बन के तैयार हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको बहुत लोग सभी पसंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसी सर। में। और आप सब आपका- बधाई के पात्र हैं, इतनी खूबसूरत सीरीज दर्शकों के सामने लेके आने, बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद भी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं